सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए थैंक यू जय सर। हिंद राजेश। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लंबे वक्त के बाद मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कि मेरे व्यूअर्स थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि संजय कुलकर्णी साहब कहाँ गायब हैं, आप साहब को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, साहब जल्दी ठीक होके हमारे मंच पे आएंगे। तो साहब थैंक यू, इसके लिए दिल से आपने समय दिया। साहब नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा हलचल मैं देख रहा हूं। बांग्लादेश की तरफ से जिस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं, और जिस प्रकार से DGISI की बात करें, पाक आर्मी चीफ की बात करें, या ख्वाजा आसिफ की बात करें, या शमशाद मिर्जा जो कि उनके डिप्टी चीफ ही समझ लीजिए, वो बांग्लादेश पहुंचे और कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से अटैक आएगा। और वहां पर अब हमारी तरफ से भी 3 नए सैन्य बेस जो हैं उनकी तैयारी चल रही है। तो कितना बड़ा खतरा इस वक्त बांग्लादेश भारत के लिए बनता हुआ जा रहा है सर? राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि ये जो, अगर हम थोड़ा सा 71 के बाद भी देखें जी तो कहीं ना कहीं पर जब भी अवामी लीग पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है, चाहे वो जियाउर रहमान की पार्टी हो या फिर इरशाद की पार्टी हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट हो, जातिया हो, जो भी हो, और ये जमायत के साथ मिलकर के ये भारत विरोधी ही रहे हैं। इसमें कोई जी नई बात नहीं है। हम लोगों को शायद हम भूल जाते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से शेख हसीना रही हैं, तो ये लगता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों के साथ, क्योंकि कई एक जो छोटे मोटे मुद्दे थे उनको सेटल किया गया, क्योंकि शेख हसीना जो है वो इस बात को जानती है कि भारत का क्या रोल रहा है उनके लिबरेशन में और बांग्लादेश के बनने में। और उन्हें ये भी मालूम है कि किस प्रकार से वहीं के लोगों ने मिल करके उनके पूरे परिवार को खत्म किया। तो ये बात वो छुपी हुई नहीं है। और अवामी लीग जिस प्रकार से हर हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत के साथ खड़े रहते, लेकिन वो भारत का विरोध नहीं करते और वो सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो उसको देखते हुए जो अब जो केयर टेकर है उधर, मोहम्मद यूनुस, उनका ये जो रवैया है, क्योंकि जमायत के साथ मिलकर के और USA के सपोर्ट से आना, जी और चीन के साथ भी उनका जो तालमेल रहा है, पाकिस्तान के साथ खासकर जिस प्रकार से वो रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है, वो हर हमेशा 71 की लड़ाई के बाद भी ISI जो है वो वहां पे काफी साल तक और लगातार अपना वर्चस्व और अपना जो मैं कहूँगा रवैया है, और जो उसकी फितरत रही है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल लेकिन सर। वो जिस प्रकार से वो चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जमायत भी लगातार उस हिसाब से काम कर रहे थे, क्योंकि जी बांग्लादेश की फौज में एक ऐसा बड़ा तबका है जो पाकिस्तान की आर्मी में ट्रेन हुआ था। तो उनके साथ उनको लगता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, तो जो भी जैसे भी है। लेकिन अब जब जो मोहम्मद यूनुस आए हैं, उनका जो रवैया रहा है भारत विरोधी, इसमें कोई शक नहीं। जमायत और जिस प्रकार से वो हंसते हुए दिखते हैं, मतलब जी वो कहेंगे एक जो क्या कहते हैं, भेड़िया बोलते हैं ना, बिल्कुल। उस तरह का हिसाब फिल्मी किताब। बोली। लेकिन सवाल ये है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, या उनके खून में वो जो भारत विरोध है वो बसा हुआ है। और अब जब उन्हें मालूम है कि USA का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, वो सेंट मार्टिन आइलैंड है। उन्होंने बार बार कहा है कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड में कुछ जगह चाहिए, जिससे कि वो अपने एयर बेस उन्हें चाहिए। अगर पूरा ही सेंट मार्टिन मिल जाए तो क्या है, बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन वो कम से कम एयर बेस उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड में चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उनको बिठाया है। वो ही उनके हैं, नोबेल प्राइज भी उन्होंने ही उनको दिलाया है। और बिल्कुल लेकिन शेख हसीना उनके पीछे थी, क्योंकि टैक्स एवेशन में इधर जो भी उन्होंने कार्रवाई की बांग्लादेश के अंदर, तो उसको लेकर के उनके बरखिलाफ काफी कुछ केसेस थे। लेकिन चीन के साथ भी उनका रवैया एक तरीके से अच्छा रहा है कि चीन को वो कह रहे चिटागोंग पोर्ट में आप आइए, अपने आप पोर्ट बनाइए, आप उधर रहिए, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जाइए, म्यांमार की ओर जाइए। तो मतलब जो फैसिलिटेटर का काम जो कर रहे हैं। और अब
उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लिए हैं कि उनके पुराने डीजी आईएसआई हैं उनको बुलाया उन्होंने, और अपने जो मिर्जा साहब है जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको बुलाया है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। तो ये जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, और खासकर ये उनको लगता है कि चिकन कॉरिडोर जिसे बोलते हैं या राइनो नेक जिसे बोलते हैं, वो जो है वो एक उन्हें ऐसे लगता है कि एक वल्नरेबल एरिया है जिसको भारत को वहां पे दबोचा जा सकता है, क्योंकि तकरीबन 22 किलोमीटर, सबसे कम जगह पे 22 किलोमीटर है, तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं पे 65 किलोमीटर चौड़ा है, और सबसे नैरोएस्ट एंड जिसे बोलते हैं जहाँ पे एक अंगूठा टाइप उठता है ऊपर, तो आप देखेंगे वो तकरीबन 22 किलोमीटर है। और ये जो इस इलाके को पुराने जो एयर स्ट्रिप रहे हैं उस इलाके में, तो उनको उसको रीएक्टिवेट करना, उनको जो जल मिर्जा है उनको जाकर के दिखाना, उनके डीजीआईएसआई के साथ जाना, उनको बताना, और जो जिस प्रकार से उन्होंने जो कॉफी टेबल बुक उनको प्रेजेंट किया, उसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना करके किए, मैंने नहीं, ये तो दीवारों पे था, मैं तो वो एक सिर्फ वहां से किताब बनाई है जो जो मैंने दीवारों पे देखा है। और टर्की के उनको देना, एर्दोगान को जाकर के भेजने की कार्रवाई, ये दर्शाता है कि ये जो आदमी है इससे हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि 7 सिस्टर्स हैं, अपने सारे के सारे जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये कॉरिडोर के से ही द्वारा हम लोग आना जाना करते हैं। ये नहीं कि हम उस कॉरिडोर को बड़ा भी कर सकते थे, 71 में भी बड़ा कर सकते थे, अब भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दो पड़ोसी जो है एक अच्छा रिश्ता लेकर के अगर रहे, एक अच्छा एक पड़ोसी के तौर पर रहे, तो उसमें और अच्छा लगता है। बनिस्बत ये सोच करके कि मैं भारत से सब जगह से घिरा हुआ हूँ, 4000 किलोमीटर की तो मेरा बॉर्डर है, पर लेकिन सारा का सारा घिरा हूँ, फिर 201 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, तो अब मैं तो नहीं घिरा हूँ, अब मैं भारत को दिखाता हूँ कि भारत कैसे घिरा हुआ है सारी तरफ से। तो चीन को भी लाओ, अमेरिका को भी लाओ, पाकिस्तान को भी लाओ, म्यांमार को भी अपने साथ लेने की कोशिश करो, रोहिंग्यास को भी देखो किस प्रकार से। आप समझ सकते हैं कि 45 मिलियन आबादी है अपनी नॉर्थ ईस्ट में, और तकरीबन 20 मिलियन बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो आबादी है उसके 50% लोग इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर है। चलो उनमें कई एक तरह तरह के लोग होंगे, जिस प्रकार से हमने कहा है कि जो लोग हैं उनको हम, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा 15 अगस्त की स्पीच में कि हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक कमीशन सेटअप करेंगे, उसमें यकीन करेंगे कि कौन बाहर का है, कैसे उसके साथ सलूक किया जाए, किस प्रकार से उसको रिपोर्ट किया जाए। तो ये खासकर जो चिकन कॉरिडोर को लेकर के अगर उनको लगता है कि वो भारत को घेर सकते हैं, तो वो खुद की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है भारत को क्या करना है, और भारत ऑलरेडी अपने जो भी है अभी एक्सरसाइज हुई हो रही है वहां पर, तो उस एक्सरसाइज को देखते हुए भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, S-400 हो, राफेल हो, सुखोई हो, नेवल शिप्स हो, आकाश हो, मतलब सब तरह तरह के अपने हैं। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे, 3 मिलिट्री स्टेशन तो ऑलरेडी थे उधर, अभी एक बना है लचित बहुकर का जो मिलिट्री स्टेशन बना है डुबरी में, तो वो मिलिट्री स्टेशन को लेते हैं। तो एक ईस्ट में है, 2 वेस्ट में, 2 तो पहले भी थे। तो ये मकसद ये है, भारत कितना भी कर ले, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, हम कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ है, वो तो 35वां नंबर पर है और हम तो 4th पे है, तो ना, ऐसे नहीं सोचना है। हमने सोचना है कि भाई ये एक देश है जो दूसरे को फैसिलिटेट करता है हमारे बरखिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो हमने सतर्क रहना, अपने आप को तैयार रखना। और अगर बांग्लादेश समझता है कि हमने इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको वो रंजिश है, आक्रोश है उन लोगों के बीच में, पर मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी 40-50% लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में उनका ही फायदा है। उसमें जिस प्रकार से वो हिंदुओं के बरखिलाफ भी बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से वो कार्रवाई हो रही है, और एक तरीके से हिंदुओं के बरखिलाफ जो मंदिर हो या इंसान हो या जो भी है सबके
तो मुझे लगता है एक वक्त अभी इलेक्शन करने वाले हैं वो अगले साल फरवरी में, उसमें कह रहे हैं कि वो अवामी लीग पार्टी को भाग नहीं लेने देंगे। तो ये साफ दर्शाता है एक मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता जो भारत विरोधी है, और एक भारत विरोधी मानसिकता जो है उसके साथ मतलब उसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, सतर्क रहना ओके। चाहिए और तैयार रहना चाहिए। जी सर, एक सवाल मेरा और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो आतंकी सैफुल्लाह सैफ हाफिज सईद के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे जो जिहादी हैं वो तैयार हो चुके हैं, हमारे लॉन्च पैड बन चुके हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आने वाले वक्त में भारत के ऊपर वहां से हम हमला करेंगे। इसी के साथ हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कि हाल ही में असम राइफल के एक गाड़ी के ऊपर अम्बुश होता है, हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं, कई घायल होते हैं। तिनसुकिया में वहां पर ग्रेनेडियर रेजिमेंट के कैंप के ऊपर हमला होता है, वहां पर कुछ जवान घायल हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में असम राइफल के कैंप के ऊपर सुबह सुबह 3-3:30 बजे अम्बुश कर दिया जाता है और फिर आतंकी फरार हो जाते हैं। क्या हम ये देखें कि बांग्लादेश की शहर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है वो रिवाइव हो रही है फिर से, और आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी असम राइफल के सामने नॉर्थ ईस्ट में फिर वही चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जो 90s के दौर में थी, या अभी माने कि नहीं अभी शुरुआत है? कैसे हम देखें सर? देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इस प्रकार से हम लोगों ने डेवलपमेंट करने की कार्रवाई रखी है, और उस जी। डेवलपमेंट को लेकर के चाहे वो नागालैंड में हो, त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, मणिपुर में हो, सब जगह हम देखते हैं ये एक वाकई डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं। और नॉर्थ ईस्ट जो है भारत के अंदर इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारी जो बिल्कुल। पॉलिसी है कि एक्ट ईस्ट करके और अपने को कनेक्ट ईस्ट के साथ, उसके बाद एक्ट ईस्ट में, तो हम देखते हैं कि हमारी जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो भारत के विरोध में काम करेगा। आईएसआई बिल्कुल। के एजेंट बनेंगे, स्लीपर सेल्स होंगे, हमारे बारे में खबर देंगे, इस तरह की गतिविधियां करेंगे जिससे हमारा नुकसान हो। इसको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग, आप रहे, मैं रहा, बाकी आज की तारीख में जो फौज में है, हम सब ने सतर्क रहना है, अपने आंख और कान तेज रखने हैं, अपने को मालूम होना चाहिए अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, और अपने आप को हम ढीला नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जी। कौन चाहता है कि भारत प्रगति करे? चीन नहीं चाहता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व भर में कोई भी नहीं चाहता है कि भारत प्रगति करे। उनको लगता है भारत गरीब रहे, उसी में उनका फायदा है। भारत एक बिल्कुल। मार्केट बना रहे जिससे आप लोग चीज आकर के बेचे और हम खरीदे, मतलब हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। तो ये जो सोच है सब पूरे विश्व की, चाहे कारण अलग अलग हो, बिल्कुल। पाकिस्तान का कारण एक है कि 1947 से उसके उसकी जो मानसिकता है वो भारत विरोधी मानसिकता है, और वो उस भारत विरोधी मानसिकता को वो लेकर के चल रहा है। और हम लोगों ने अब ये सोचना कि उसके साथ दोस्ती करके फायदा होगा, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को मौका देना नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा काम किया है तो उसको इतना जबरदस्त झटका लगना चाहिए, और अगर बांग्लादेश भी कुछ करता है उसको पहले इसमें ऐसे जबरदस्त झटका लगना चाहिए कि उसको, वो बोलते हैं ना बच्चों में कि नानी याद आनी चाहिए। जब तक बिल्कुल। वो नहीं होएगा तब तक वो ये जो देश है इस सुधरेंगे नहीं। अगर हम ये सोच करके चलते हैं नहीं नहीं पड़ोसी है, बहुत अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल हम पहला कदम नहीं उठाएंगे, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, हम पहले इसमें हम नहीं करेंगे, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर आप वो हमारी कमजोरी समझते हैं तो आप भूल जाए, अगर ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी एक बड़प्पन है कि आपके साथ हम अच्छा रहना चाहते हैं। आप नहीं रहना चाहते, वो आपकी सोच है। तो आप अगर गलत करेंगे तो आपको जबरदस्त उसकी वो ईद का जवाब पत्थर से देंगे, और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगेगा जैसे हम लोगों ने देख लिया, बालाकोट देखा क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में देखा क्या हुआ, 100 घंटे के अंदर ही उसने घुटने टेक दिए, चाहे कुछ भी। तो ये जो हमारी मानसिकता भी अब में तब्दीली आनी चाहिए, और अपने में भी ऑफेंसिव स्पिरिट जो बोलते हैं
हम डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव माइंडसेट के साथ कि आप करोगे तो दो मारूंगा ऐसे खींच करके कि याद आ जाएगा तेरे को कि दोबारा नहीं करना। तो ये सोच हमेशा रहनी, और उसके लिए बहुत जरूरी है सतर्कता। लोगों के जी, बीच में जब हम रहते हैं, सबका दिल जीतना, अपने लोग जो बिल्कुल, है उनका सबका दिल जीतना, जिसके ऊपर नजर, वो बोलते हैं ना, यू हैव टू बी अलर्ट, है ना। बिल्कुल, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, क्यों लिखते हैं हम लोग अपनी सब जगह पे, ये सबकी इज्जत करो और सबके ऊपर निगरानी भी जरूर रखो। तो ये हम लोगों ने उस सोच से काम करना है कि रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, और तैयारी पूरी, मतलब कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं। अगर उस मानसिकता से हम चलेंगे, तैयारी पूरी रखेंगे। किसने सोचा था अपने साथ पहलगाम होगा? किसी ने बिल्कुल, सोचा था कि पहलगाम बिल्कुल, होगा? और किसी पाकिस्तान ने सोचा था कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में 100 घंटे में वो घुटने टेक देगा? उसने भी नहीं सोचा था। तो ये जो है, जब तक इस तरह की एक उसके दिल में शक होना चाहिए कि भारत को अगर ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसमें उंगली दी, मधुमक्खियां भिनभिना गई तो उसको ऐसा काटेंगी कि उसमें फिर मैंने जैसे शब्द इस्तेमाल किया, नानी याद आएगी, वही उसके वो सर में बात पहनी थी। ये हमारे जो पड़ोसी हैं, ये खासकर पाकिस्तान हुआ, और अब बांग्लादेश भी उसी राह में चल रहा है। ये नॉर्मल नहीं बिल्कुल सर, बात को मानते, कई बार बोलते हैं ना हम लोग, फिर से बोलते हैं कि लातों के भूत उंगली टेढ़ी बातों से नहीं करनी मानते, वो हिसाब है। ये तो जी, जबरदस्त, जब तक झटका नहीं लगेगा हम पहला काम गलत काम नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, पहला कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर अगर उसने किया तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये इस बात को हमने मानना चाहिए। वो चिकन कॉरिडोर कहो, राइनोज नेक कहो, कुछ भी कहो, हम जानते हैं हमने क्या करना है और हम करेंगे, और हमने करना भी चाहिए, जिसके लिए हम सब ने, आप हुए, हम हुए, जितने भी हम लोग फौजी रहे हैं, हम सब ने सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। वी शुड बी रेडी बिल्कुल, एंड प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉन्टिजेंसी, एनी इवेंचुअलिटी एट एनी टाइम। या ओके सर। बिल्कुल, बस एक आखिरी सवाल सर, जिसको लेकर मेरे तमाम दर्शकों के पिछले 2-3 महीने से मैसेज आए मुझे कि मैं आपके साथ बातचीत करूँ। अग्निवीर भाई जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं आपकी और मेरी बातचीत को। हमने 2 से 3 एपिसोड अग्निवीरों पे किए हैं, वो काफ़ी लोगों ने देखे सर। हाल ही में जैसलमेर में कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसको लेकर तमाम मीडिया में, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी ऐसी खबरें आई कि एक बड़ा फैसला हो सकता है, 75% अग्निवीर पक्के हो सकते हैं, और कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस पे विचार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफवाहें उड़ने पर सेना की तरफ से रिएक्शन आया कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा जो है कमांडर कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रही है, क्योंकि 2026 एक साल जो है फर्स्ट बैच के पास बचा है, और आपका जो है आर्मी चीफ साहब के, जनरल द्विवेदी साहब के साथ, दूसरे टॉप जनरल्स के साथ बैठना है, मुलाकातें होती हैं, अक्सर आप कई सेमिनार में जाते हैं। तो कोई हिंट मिल रहा है सर जहां पर ऐसा लगे कि इंडियन आर्मी या भारत सरकार अग्निवीरों को लेकर सोच रही है कुछ, या मान के चलें कि नहीं, फैसला अड़िग है, पत्थर पर लकीर खींच दी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है? नहीं राजीव, देखिएगा, 2026 में अपना पहला बैच बाहर निकलेगा, और अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीरों का पुनर्वास। अगर बिल्कुल, जो भी बाहर निकले, चाहे वो 25% बाहर निकले, 50% बाहर निकले, 75% बाहर निकले, पर जो भी बाहर निकले उसको लगना चाहिए कि मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मुझे जहां पर भी मैं गया मुझे फायदा ही हुआ, और मुझे नौकरी मिली, सरकार ने मुझे चाहे पुलिस में दी, चाहे मुझे रेलवे में दी, चाहे मुझे बैंक में दी, और इज्जत से नौकरी दी, और मेरे को कोई देखना पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने जो 4 साल में सीखा फौज के अंदर, उसके कारण मैं एक अच्छा इंसान बना। अगर हम इतना ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि फौज के अंदर जो रहेगा वो तो अच्छे ही लड़के रखेंगे, इसमें भी बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है। मतलब जो बाहर जाएंगे, वो ये नहीं हम कह सकते कि वो खराब है, वो जा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं होने के कारण जाएंगे। उम्मीद करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, उम्मीद करते हैं, ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस वाली तो बात थी नहीं, ये तो अब सरकार ने डिसीजन लेना है। जो जी, आर्मी कमांडर ने करना था वो तो डिसीजन उन्होंने ले लिया होगा, इसके ऊपर ये जो भी हुआ, अब जो है वो सरकार ने करना है। और सरकार भी इस बात को जानती है कि माहौल कैसा है, क्या किस तरह की परिस्थिति पूरे विश्व भर में है, अपने आस पड़ोस में क्या स्थिति है, किस प्रकार से मतलब
कोई भी आदमी तैयार करते, किसी भी फौजी को तैयार करना एकदम तैयार नहीं होता, वक्त लगता है तैयार करने में। तो ये सब सरकार जानती है, और सरकार जो भी डिसीजन लेगी, मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ डिसीजन अच्छा होगा और सबकी भलाई के लिए होगा। जो 50% फौज में रहेंगे या 25% जो भी फौज में रहेंगे, या 50, मेरी उम्मीद है कि 50% फौज में रहेंगे, और बाकी जो बाहर जाएंगे, जो रहेंगे फौज में तो उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनकी तो कोई जी परेशानी है ही नहीं। जो बाहर जाएंगे उनका पुनर्वास जो है वो अगर सफल होता है, और सफल होगा, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयत्न होगा इसके ऊपर कि अग्निपथ स्कीम की अग्नि परीक्षा ही है अग्निवीरों की पुनर्वास। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर तो ये फेल ही हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि किसी ने नहीं, सबने ये कहना चाहिए कि भाई हम बाहर आए, लेकिन हमारे को बाहर आने में फायदा हुआ। हम अगर रहते तो शायद मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता, या इधर उधर जाता है, जो भी है। पर जो रहे उनको भी फायदा हुआ, और जो नहीं रहे उनको भी फायदा हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को सोचती है, और जब भी हम लोग कहीं पर भी बातचीत करते हैं, सरकार के दिल में किसी के भी बारे में, और खासकर अग्निवीरों के बारे में बहुत ज्यादा, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, बाकी भी जो भी, सब कोई ये जानता है कि इनका पुनर्वास बहुत जरूरी है। इनका रीसेटलमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो रीसेटलमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे 2026 ज्यादा दूर नहीं है, अगले बिल्कुल 3-4 महीने में तो पहला बैच बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमेशा जो भी करेगी अच्छा करेगी। जो लड़के फौज में रहेंगे वो दिल लगा करके काम करेंगे, और जो फौज के बाहर जाएंगे वो भी उसी जोश और जुनून के साथ काम करेंगे, जहां पर भी उनको लगाया जाता है, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं। हाँ क्या जी सर, चलिए हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि कोई जो अग्निवीर भाई आए उन्हें दर दर ना भटकना पड़े। हम तो सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको वहीं से ही जब जिस यूनिट से वो बाहर निकले वहीं से उनको मूवमेंट ऑर्डर दे दीजिए कि आपने 30 दिन की ब्रेक जर्नी काट कर बीएसएफ के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के लिए इस तारीख को रिपोर्ट कर देना है। और शायद इससे बेटर नहीं होगा कि तमाम सीएफबीएफ में वहीं से उनको भेज दिया जाए, क्योंकि आएंगे बाहर धक्के खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू। आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक जय हिंद राजेश, जय हिंद। यू।